नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11 जनवरी को बनी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। ईमानदारी की मिसाल थे शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा था प्रसिद्ध। राजा मौली की फिल्म ने रचा इतिहास। गाने के लिए मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 1944 में शुरू हुए थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। यूसीसी के पैनल को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। पीआईएल की खारिज। नीति निषेध तत्वों में शामिल है यूसीसी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आपको बता दूं कि अगर इस बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका राजनीतिक जीवन 1920 में शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह के दौरान वे जेल भी गए। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर 1964 से 1966 के बीच काबिज रहे। उनका कार्यकाल 1965 में हुए पाकिस्तान युद्ध के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के बाद शास्त्री जी हीरो के तौर पर उभरे। इस युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। रेल मंत्री के पद पर रहते हुए एक दुर्घटना में कई लोग मारे गए। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनकी मृत्यु 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। उनकी मृत्यु को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रचलित हैं। उनकी मृत्यु की जांच को लेकर एक राजनारायण कमेटी भी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की जा सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात के यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बने पैनल्स को मंजूरी दे दी है। दरअसल इन राज्यों ने यूसीसी को लागू करने के लिए समिति गठित की है। इसके खिलाफ पीआईएल दायर की गई थी। कोर्ट ने पीआईएल को खारिज करते हुए समिति को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट के मुताबिक राज्यों ने समिति का गठन अनुच्छेद 162 के तहत मिली शक्तियों से किया है। यह संविधान के मुताबिक है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 162 कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। गौरतलब है, शादी, तलाक और विरासत के मामले संविधान की संवर्ती सूची में हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। यूसीसी को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं और इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की बहसों में यूसीसी पर खासी चर्चा की गई थी। हालांकि इन बहसों में जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि यूसीसी की जरूरत है, लेकिन अभी इसे वॉलेंट्री रखा जाना चाहिए। वहीं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे। इस मामले में न्यायाधीश ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है। मसलन शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया है। हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रोग्रेस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक ओजोन निम्नीकरण करने वाले पदार्थों का तकरीबन 99% फेज आउट कर दिया गया है। रिपोर्ट में ओजोन लेयर की रिकवरी को ट्रैक पर बताया गया है। हालांकि नई तकनीकी मसलन जियो इंजीनियरिंग से ओजोन लेयर को होने वाले नुकसान को लेकर आगाह भी किया गया है। ये रिपोर्ट हर 4 साल में जारी की जाती है। ओजोन लेयर के होल के बारे में सबसे पहली बार 1985 में पता चला था। ये जानकारी 3 ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के दौरान मुहैया कराई थी। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर वर्तमान नीतियां लागू रहीं तो अंटार्कटिक के ऊपर 2066 तक और आर्कटिक के ऊपर 2045 तक रिकवर होने की संभावना है। गौरतलब है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन लाई गई थी। ये 1988 में लागू हुई थी।
ये पहली ऐसी कोई भी संधि थी जिस पर शामिल सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद देशों के बीच ओजोन परत पर मानवीय प्रभाव के बारे में सूचनाएं आदान प्रदान करके सहयोग को बढ़ावा देना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है जो उन रसायनों को फेज आउट करने से संबंधित है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इस फेज आउट प्लान में रसायनों का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों शामिल है। इस समझौते पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए और 1989 में ये लागू हुआ। साल 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28वीं मीटिंग का आयोजन रवांडा के किगाली में किया गया था, जहां पर एक संशोधन किया गया जिसे किगाली संशोधन के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज डाउन किया जाना है। किगाली अमेंडमेंट लीगली बाइंडिंग है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है। यह ऑक्सीजन का ऑलोट्रोप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल और स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल दोनों में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेंज को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। वहीं क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन स्मॉग बनती है जो कि हानिकारक है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है? ब्रेनवुड सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल? इसका सही जवाब है विकल्प बी। एस राजामौली की फिल्म RRR ने इतिहास रच दिया है। यह पहली भारतीय फिल्म है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया है। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इस गाने को कंपोज किया है MM केसरवानी ने। गाने को आवाज दी है काल भैरव और राहुल सिपलिंगुंज ने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत जनवरी 1944 में हुई थी। ये हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड्स अमेरिकन और इंटरनेशनल फिल्म और टेलीविजन में बेहतरीन काम के लिए दिए जाते हैं। आपको बता दें, संगीतकार AR रहमान 2009 में आई फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए स्कोर कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब पाने वाले पहले भारतीय थे। स्लम डॉग मिलेनियर एक ब्रिटिश फिल्म थी। चलिए आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन करता है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 40? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद संपन्न हुआ था। किगाली संशोधन लीगली बाइंडिंग है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आइए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न की और जानते हैं उनके उत्तर। यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब था विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब था विकल्प ए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ नई खबरों के साथ कल फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।